आज हम एक ऐसे विषय पर एक गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं जो आधुनिक युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल रहा है। सही कहा, और ये बदलाव को छोटा मोटा नहीं है। बिल्कुल। तो बात है 28 फरवरी 2026 की, जब अमेरिका ने अपने हवाई हमले शुरू किए थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि ईरान की मिसाइलें और उनका वो जो मिसाइल उद्योग है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। हाँ, उनका पूरा फोकस उन बड़ी बड़ी और विनाशकारी मिसाइलों पर था। वही तो। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही जरूरी चीज का जिक्र नहीं किया, और वही चीज अगले 6 दिनों के अंदर मध्य पूर्व के आसमान में 2000 से ज्यादा बार सामने आई, एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित खतरा बनकर। और वो खतरा था सस्ते ड्रोन्स का। सस्ते ड्रोन्स। तो आज का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस बात को सरल बनाएं और डीकोड करें कि आखिर कैसे एक बेहद सस्ती तकनीक दुनिया की सबसे महंगी और उन्नत रक्षा प्रणालियों को आर्थिक रूप से पूरी तरह थका रही है। एक ऐसा $20,000 का ड्रोन जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के सैन्य बजट की एक तरह से परीक्षा ले रहा है। और देखिए, इससे सिर्फ एक मिलिट्री तक्कर या सैन्य दृष्टिकोण से देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में जो इस वक्त हो रहा है ना, वो आधुनिक युद्ध के इतिहास का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं लाइव स्ट्रेस टेस्ट है। लाइव स्ट्रेस टेस्ट मतलब सस्ते ड्रोन्स बनाम महंगी रक्षा प्रणाली। एकदम सही। ये स्थिति ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आगे की लड़ाइयां सबसे एडवांस टेक्निक से जीती जाएंगी, या इस बात से कि कौन अपने संसाधनों का सबसे किफायती तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जब इन घटनाओं का करीब से विश्लेषण करते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि युद्ध के नियम और सबसे जरूरी युद्ध का अर्थशास्त्र पूरी तरह बदल चुका है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जब हम इस लाइव स्ट्रेस टेस्ट की बात करते हैं तो ध्यान सीधे उस हथियार पर जाता है जो इस पूरी चर्चा के बीचों बीच है, शायद 136 ड्रोन। जी, शाहिद 136। कागज पर अगर देखें तो इसके आंकड़े बहुत ही साधारण से लगते हैं। मतलब ये ड्रोन 3.5 मीटर लंबा है और इसका विंग स्पैन 2.5 मीटर का है। कोई खिलौना तो नहीं है? नहीं, खिलौना तो बिल्कुल भी नहीं है। पर इसकी बनावट देखें ना, फोम और प्लाईवुड से बना है ये। कोई टाइटेनियम नहीं, कोई कार्बन फाइबर नहीं। और इसकी रफ्तार सिर्फ 115 मील प्रति घंटा। आज के लड़ाकू विमानों के जमाने में ये रफ्तार किसी बैलगाड़ी जैसी लगती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी जो ये धीमी रफ्तार है ना, वही इसका सबसे बड़ा हथियार है। वो कैसे? देखिए, लोग आमतौर पर सोचते हैं कि हथियार जितना तेज होगा उतना ही खतरनाक होगा, लेकिन जो पारंपरिक रेडार सिस्टम होते हैं, जो तेज बैलिस्टिक मिसाइलों या सुपरसोनिक जेट्स को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वो ऐसी धीमी और इतनी नीचे उड़ान भरने वाली चीजों को पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा, मतलब रेडार उन्हें इग्नोर कर देता है? बिल्कुल। रेडार को लगता है कि ये कोई पक्षियों का झुंड है या बस कोई साधारण सा बैकग्राउंड नॉइज है। ओहो। और इसी चकमे का फायदा उठाकर ये अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इसके अंदर करीब 40 से 50 किलो बारूद भरा होता है। ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। यानी वापस लौटने का कोई झंझट ही नहीं। हाँ, सीधे टारगेट पर गिरना है और फट जाना है। एक ही रास्ता है इसका। असल में ये ड्रोन अपनी किसी भयानक तकनीक की वजह से खतरनाक नहीं है। इसका असली खतरा इसके पीछे का अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 से $50,000 के बीच आती है। आज के एडवांस्ड हथियारों के आगे ये रकम तो कुछ भी नहीं है। वही तो। ये मैनुअली उड़ाए जाने वाले छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स और करोड़ों डॉलर की क्रूज मिसाइलों के ठीक बीच की एक जगह को घेर लेता है। इसे जानबूझकर इतना साधारण रखा गया है ताकि कम खर्च में इसको हजारों की संख्या में बनाया जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश जानबूझकर एक ऐसा आर्थिक खेल खेल रहे हैं जिसे वो शायद कभी जीत ही नहीं सकते। आप ऐसा कह सकती हैं। क्योंकि देखिए ना, जब हम उन रक्षा प्रणालियों की बात करते हैं जो इन $20,000 के ड्रोन्स को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो आंकड़े सच में दिमाग खराब कर देने वाले हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स यानी RAF जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यूज करती हैं, उनमें से एक की कीमत लगभग 2 लाख पाउंड है। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। अगर जमीन से हवा में मार करने वाले पेट्रियट मिसाइल या SM-6 इंटरसेप्टर्स की बात करें तो उनकी कीमत लाखों डॉलर्स में होती है।
एक मिसाइल के लिए 2 से 4 मिलियन डॉलर तक लग जाते हैं। अरे बाप रे, 2 से 4 मिलियन डॉलर एक सस्ते ड्रोन पर? हाँ। सोफोन सेंटर के एक विश्लेषक हैं कॉलिन क्लार्क। उन्होंने इस रणनीति का बड़ा ही सटीक नाम दिया है। उन्होंने इसे 1000 छोटी छोटों से मौत या डेथ बाय 1000 पेपर कट्स कहा है। डेथ बाय 1000 पेपर कट्स मतलब एक ही बार में बड़ा हमला नहीं करना है, बल्कि छोटे छोटे आर्थिक नुकसान पहुंचाकर दुश्मन को पूरी तरह से थका देना है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ईरान के पास अचानक से ये तकनीक आई कहाँ से? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो उन्होंने रातों रात अपने किसी लैब में बैठकर बना ली हो। नहीं, रातों रात तो बिल्कुल नहीं बनी। इसका जवाब इतिहास के एक ऐसे पन्ने में छिपा है जिसे शायद अमेरिका कभी याद नहीं रखना चाहेगा। याद कीजिए 5 दिसंबर 2011 की वो तारीख। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। अमेरिका का एक बेहद गुप्त और एडवांस्ड स्टेल्थ ड्रोन जिसका नाम लॉकहीड मार्टिन RQ-170 सेंटिनल था, वो उड़ान भर रहा था। हाँ। और तभी ईरान की साइबर वॉरफेयर यूनिट ने इस अमेरिकी ड्रोन को उसके सिस्टम को हैक कर लिया और उसे अपने यहाँ सुरक्षित जमीन पर उतार लिया। वो सच में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य और कूटनीतिक झटका था और ईरान ने इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दिया। ईरान की शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज ने उस अमेरिकी ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। मतलब उन्होंने उसको पूरा खोल दिया होगा। बिल्कुल, ड्रोन को खोला, उसके पुर्जों का गहराई से अध्ययन किया और समझा कि ये पूरी तकनीक आखिर काम कैसे करती है। और उसी ज्ञान पर इन शाहिद ड्रोन्स की नींव रखी गई। यानी आज जो तकनीक अमेरिका और उसके सहयोगियों को इतना परेशान कर रही है, उसकी जड़ें खुद अमेरिका के ही एक हथियार में हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। अमेरिका खुद अपने ही तकनीक की कॉपी का सामना कर रहा है आज। ये किसी अजीब कॉमेडी जैसा लग रहा है, पर एक बात अभी भी समझ नहीं आती। हम सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे। उनके पास तो न एडवांस माइक्रोचिप्स का एक्सेस था और ना ही उन्नत सैन्य उपकरणों का। फिर उन्होंने इन ड्रोन्स का इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे कर लिया? यही तो इस पूरी कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट है। इन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो किसी आम हथियार निर्माण से बिल्कुल अलग था। G7 देशों को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसके मुताबिक ईरान ने इन ड्रोन्स को बनाने के लिए किसी खास मिलिट्री ग्रेड सामग्री का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो फिर क्या यूज किया? उन्होंने आम तौर पर बाजार में मिलने वाले कमर्शियल पार्ट्स का इस्तेमाल किया। कमर्शियल पार्ट्स? मतलब वो पुर्जे जो हमारे आम इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही। और जानते हैं ये पार्ट्स कहाँ से आए? टर्की, भारत, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम और यहाँ तक कि कोस्टारिका जैसे देशों से। अरे बाप रे! ये ऐसे पुर्जे हैं जिन पर कोई एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या बैन नहीं होता। कोई भी इन्हें आसानी से खरीद सकता है। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि अमेरिका आज जिस खतरे का सामना कर रहा है वो असल में दुनिया भर से जुटाए गए साधारण पुर्जों से जुड़ी एक जुगाड़ वाली मशीन है। किसी हार्डवेयर स्टोर से सामान लाकर एक ऐसा हथियार बना देना जो एक सुपर पावर की नींद उड़ा दे। बिल्कुल। लेकिन जहां तक मुझे याद है, इस सस्ते हथियार का जो पहला असली टेस्ट था वो मिडिल ईस्ट में नहीं हुआ था, है ना? सही याद है आपको। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इस ड्रोन की सफलता और इसकी विनाशकारी ताकत का जो असली लाइव टेस्ट था वो यूक्रेन में हुआ था। 2022 में रशिया ने इस तकनीक का फायदा बहुत जल्दी समझ लिया था। उन्होंने करीब 1.75 बिलियन डॉलर खर्च करके ईरान से 6000 शाहिद ड्रोन्स खरीदे और दुनिया ने तब पहली बार देखा कि जब इन ड्रोन्स का झुंड एक साथ हमला करता है तो उसका असर कैसा होता है। और रशिया ने सिर्फ खरीदे ही नहीं, अब उन्होंने इसका अंधाधुंध इस्तेमाल भी किया। एक आंकड़े के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन पर करीब 57,000 ड्रोन्स दागे हैं। 57,000? हाँ, 57,000। ये संख्या ही अपने आप में डराने वाली है। और मैंने पढ़ा था कि इन ड्रोन्स की आवाज़ कुछ मॉपेड या किसी हल्की सी मोटरसाइकिल जैसी होती है। हाँ, एक बहुत ही खास किस्म का शोर होता है इसका। और उस शोर ने तो यूक्रेन के आसमान में लोगों के बीच एक बड़ा मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया था। वो मोपेड जैसी आवाज़ सुनकर ही लोगों में दहशत फैल जाती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि बस अब कुछ ही सेकंड्स में तबाही आने वाली है।
और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। 2023 की गर्मियों तक तो रशिया ने अलाबुगा नाम की जगह पर गिरान के नाम से इन ड्रोन्स की अपनी खुद की फैक्ट्री भी लगा ली थी। मतलब मैस प्रोडक्शन शुरू हो गया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में इनका उत्पादन शुरू कर दिया। और उस वक्त यूक्रेन की स्थिति सोचिए, उनके पास जो महंगे रेडार थे वो तो इन ड्रोन्स के आगे फेल हो गए थे, तो उन्हें इससे निपटने के लिए एक नया और थोड़ा अलग तरीका निकालना पड़ा। हाँ, उन्होंने एक पूरा जाल बिछाया। सही कहा। उन्होंने पूरे देश में ध्वनिक सेंसर्स यानी अकूस्टिक सेंसर्स का एक जाल बिछाया ताकि आसमान में उस मोपेड वाली आवाज को पकड़ सकें। और इसके साथ ही उन्होंने डेल्टा नाम का एक पूरा सिस्टम बनाया इन ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए। यूक्रेन की ये लड़ाई एक तरह से सस्ते ड्रोन्स बनाम जुगाड़ू डिफेंस की एक बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी थी। लेकिन आज 2026 में वो प्रयोगशाला यूक्रेन से निकलकर मध्य पूर्व के एक बहुत बड़ी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। स्थिति काफी बदल गई है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ड्रोन्स के निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने या मिलिट्री बेस नहीं है। हाँ, हमलों की लिस्ट देखिए तो रणनीति में जो बदलाव आया है वो साफ नजर आता है। बिल्कुल। ये हमले अब संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब तक फैल चुके हैं। और इनके टारगेट्स क्या है? दुबई के मशहूर पाम जुमेरा का एक लग्जरी होटल, सही कहा, सऊदी अरब की रास तानूरा की ऑयल रिफाइनरी, कतार का एलएनजी टर्मिनल और यहाँ तक कि यूएई और बहरीन में जो अमेज़न के डेटा सेंटर्स हैं उन पर भी हमले हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब निशाना सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि दुश्मन की इकोनॉमी और डेटा दोनों पर एक साथ वार किया जा रहा है। और इसके जो मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी बेहद गंभीर रहे हैं। बहरीन के मनामा में यूएस नेवी के 5th फीट के रडार पर जो ड्रोन हमला हुआ और उसका जो वीडियो सामने आया वो सच में डरावना था। वो एक पूरा रेडार इंस्टॉलेशन बस मलबे में बदल गया। और कुवैत में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले में 6 अमरीकी सैनिकों की मौत। ये सब बताता है कि ये तकनीक कितनी घातक रूप ले चुकी है। और आपको याद होगा कि 28 फरवरी के उन हमलों के बाद ये सब और भी ज़्यादा तेज़ हो गया था। खासतौर पर जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई, उसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति पूरी तरह शिफ्ट कर दी। हाँ, खमेनी की मौत के बाद ईरान के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक नई रणनीति शुरू की। इसे उन्होंने विकेंद्रीकृत मोज़ेक रक्षा या डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस का नाम दिया। ये डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं थी जिसे उनको ओवरनाइट सोचना पड़ा हो। अच्छा। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है यानी IRGC, वो इसे पिछले करीब 2 दशकों से धीरे धीरे डेवलप कर रही थी। तो इस मोज़ेक रक्षा का असली मतलब क्या है? जमीनी स्तर पर ये कैसे काम करता है? इसका बड़ा ही सरल सा मतलब है। उनका अब कोई एक सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर नहीं है जिसे अमेरिका एक ही दिन में अपनी किसी बड़ी मिसाइल से उड़ा दे। उनके कमांड स्ट्रक्चर्स, उनकी हथियार प्रणालियां और उनकी ऑपरेशनल यूनिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई हैं, बिल्कुल एक मोज़ेक पेंटिंग की तरह। तो अगर किसी एक हिस्से पर भारी बमबारी हो भी जाती है तो बाकी का ढांचा अपना काम करता रहता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के एक विशेषज्ञ हैं निकोलस काल, उनका विश्लेषण भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। उनके मुताबिक ईरान घनी आबादी वाले शहरों और आर्थिक ठिकानों पर हमले करके असल में एक तरह का आतंक थोपने या टेरर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है ताकि अमेरिका और ट्रंप सीज फायर के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि इस सब के बीच एक और पहलू है। एडमिरल कूपर ने हाल ही में बताया है कि अगर हम युद्ध के पहले दिन से तुलना करें तो ड्रोन हमलों में अब 83% तक की कमी आई है। 83% कमी? हाँ, इसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम्स अपना काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन तब तक जो आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान उन्हें पहुंचाना था वो तो हो चुका है ना। सही बात है। अब इस पूरी कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, और सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब भी है। हाँ, यहाँ गेम पूरा पलट जाता है। जब भी युद्ध होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ है उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अमेरिका जो हमेशा से अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और महंगे हथियारों के लिए जाना जाता है, उसे अपनी पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ गई। अमेरिका ने अपना खुद का एक सस्ता ड्रोन बना डाला। बिल्कुल, और ये इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है।
यूएस के इस नए सस्ते ड्रोन का नाम है LUCAS, जिसका पूरा नाम है लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। LUCAS। और ये ड्रोन ठीक उसी सस्ती तकनीक और कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसे ईरान ने इतने सालों से अपनाया हुआ था। हाल ही में इसका मध्य पूर्व में USS सेंटा बाबरा नाम की युद्ध पोत पर एक सक्सेसफुल टेस्ट भी किया गया है। तो मतलब अमेरिका ने ईरान के सस्ते ड्रोन से निपटने के लिए अपना ही एक सस्ता ड्रोन उतार दिया। इस पर मुझे US सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उनका एक कोट याद आ रहा है। हाँ, उन्होंने बहुत सटीक बात कही थी इस पर। उन्होंने कहा था कि हमने इसे पकड़ा, इसके अंदर का सब कुछ निकाला, इस पर मेड इन अमेरिका का थप्पा लगाया और अब हम इसे वापस ईरान पर ही चला रहे हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? देखिए, आमतौर पर दुनिया ये मानती आई है कि तकनीक का आदान प्रदान हमेशा अमीर और विकसित देशों से शुरू होकर नियमित या गरीब देशों की तरफ जाता है। ये एक वन वे स्ट्रीट जैसा माना जाता था। हाँ, बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं। लेकिन लूकस ड्रोन का इस तरह से बनाया जाना ये दिखाता है कि इनोवेशन की दिशा उल्टे रास्ते भी चल सकती है। ये सच में हैरान करता है कि एक देश जिस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगे थे, उसने आम बाजार में मिलने वाले पुर्जों से एक ऐसी चीज बना दी जिसने पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की हवा निकाल दी, उन्हें उनके ही तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में उसी शक्तिशाली सेना को उसी की तकनीक कॉपी करके जवाब देना पड़ा। ये आधुनिक युद्ध की एक बिल्कुल नई सच्चाई है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो जो सबसे बड़ी तस्वीर सामने आती है वो तकनीक की नहीं बल्कि अर्थशास्त्र की है। एक सस्ता सा ड्रोन जिसकी कीमत सिर्फ $20,000 है और जिसमें कोई हाईफाई तकनीक भी नहीं है, वो आज लाखों डॉलर की उन्नत रक्षा प्रणालियों पर पूरी तरह भारी पड़ रहा है। बिल्कुल भारी पड़ रहा है, चाहे वो यूक्रेन के मैदान हो, दुदरी के आलीशान होटल्स हो या अमेरिकी नेवी के ठिकाने। इस सस्ते हथियार ने एक क्लियरली दिखा दिया है कि एक सस्ते मसले का हल आप हमेशा महंगी चीज़ों से नहीं निकाल सकते। एक महंगी मिसाइल से एक सस्ता ड्रोन गिराना आर्थिक रूप से कभी टिकाऊ हो ही नहीं सकता। सही बात है। ये एक नया सैन्य सच है जिसे अब सबको अपनाना ही होगा। तो बस इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी बात छोड़कर जाना चाहती हूँ, जो शायद इस चर्चा से भी आगे की बात है। अगर आम बाजार में मिलने वाले हिस्सों से बने ये $20,000 के ड्रोन्स दुनिया की सबसे महंगी और ताकतवर सेना को आर्थिक रूप से इस हद तक थका सकते हैं, और जब हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसी सरकारें या दुनिया के कुछ और गैर सरकारी गुट भी इस सस्ती तकनीक को हासिल कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में किसी देश की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि किसके पास कितने महंगे और एडवांस हथियार हैं, या इस बात पर कि कौन कितनी जल्दी सस्ती चीज़ों से तबाही मचाने की ताकत रखता है? ये स्थिति ऐसी है जहां लगता है कि आने वाले कल के युद्ध का फैसला किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब में नहीं, बल्कि शायद दुनिया के किसी कोने में एक छोटे से गराज के अंदर हो रहा होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।